वेलकम टू आरएस क्लास। कैसे हो सब लोग। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता, अध्याय 1 हो चुका है, 2 में आपकी 20 तक हो चुकी हैं। देखिए अध्याय 2 चल रहा है आपका, इसमें आपकी 20 तक हो चुकी हैं धारा। आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए अध्याय 2 में आपकी धारा 20 तक हो चुकी है। अब है आपकी धारा 21। देखिए धारा 21 क्या कहती है। धारा 21 कहती है लोक सेवक के बारे में। किसके बारे में कहती है? लोक सेवक के बारे में बताती है आपकी धारा 21, यानी पब्लिक सर्वेंट के बारे में। जितने भी लोक सेवक हैं, यानी न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। और कहने का मतलब ये हुआ कि लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक ही लाइन में बात ले लीजिए आप, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लोक सेवक के धारा 21 के अंतर्गत आएंगे सारे। ठीक है, समझ गए होंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, नौसेना के अधिकारी और वायुसेना के अधिकारी और न्यायालय के अधिकारी, जज वगैरह, और ये जितने भी आपके सरकारी हैं वो सब लोक सेवक के अंदर में आएंगे धारा 21 के में। ओके, चलिए अब आती है आपकी धारा 22। धारा 22 क्या कहती है आपकी? धारा 22 कहती है आपकी जंगम संपत्ति के बारे में। देखिए धारा 22 कहती है आपकी जंगम संपत्ति के बारे में। ये जंगम संपत्ति के बारे में क्या कहती है? ये कहती है जंगम संपत्ति वो है कि जो सीधी सी बात आप समझ लीजिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति जो कि भूमिबद्ध ना हो, भूमि से जकड़ी हुई, भूमि से जकड़ी हुई ना हो। सीधी सी बात है आपकी। ये क्या है जंगम संपत्ति? मूवेबल प्रॉपर्टी यानी भूमि से जकड़ी हुई ना हो, जो कि इधर से उधर ले जा सके हम। वो क्या हुई? जंगम संपत्ति। किसके अंतर्गत में आएगी? धारा 22 के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? धारा 22 के अंतर्गत आएगी वो। देखिए अब है आपका धारा 23। देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, और जितने भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और औरों से करवाइएगा। देखिए धारा 23। धारा 23 क्या कहती है आपकी? धारा 23 कहती है आपकी सदोष अभिलाप। देखिए देखिए सदोष अभिलाप। सदोष अभिलाप क्या हुआ? सदोष अभिलाप यानी सदोष अभिलाप आप सीधी सीधी भाषा में समझिए, जो कि विधि विरुद्ध किसी चीज़ से, यानी वो हमारी नहीं है फिर भी हम उसका लाभ ले रहे हैं, ये सदोष अभिलाप हुआ। सीधी सी बात, कोई चीज़ हमारी नहीं है और हम उससे लाभ ले रहे हैं। ठीक है, ये इसका सीधा सा सदोष अभिलाप का मतलब हुआ। यानी कोई सामान, वस्तु या सामान हमारा नहीं है फिर भी हम उससे लाभ ले रहे हैं, तो ये हुआ आपका सदोष अभिलाप। ठीक है, सदोष अभिलाप के अंतर्गत आएगा ये। अब आती है आपकी धारा 24। धारा 24 में आती है आपकी बेईमानी। देखिए इसी से
लगभग जुड़ी हुई है ये धारा 24 धारा 23 से। कैसे जुड़ी हुई है देखिए, देखिए कैसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है ये। सदोष अभिलाभ क्या हुआ, यानी जो चीज़ हमारी है ही नहीं और हम उससे लाभ ले रहे हैं। बेईमानी क्या हुआ, इसका मतलब भाई जो चीज़ हमारी है नहीं हम उससे लाभ ले रहे हैं, तो क्या हुआ, ये बेईमानी नहीं हो गई, बेईमानी हो गई ना ये। तो ये धारा 24 है जो धारा 23 से जुड़ी हुई है, कॉन्टेक्ट में है, इसीलिए क्योंकि ये बेईमानी है। भाई बेईमानी तो हो गई है। धारा 23 में जो कह रहा है कि कोई सामान जो हमारा नहीं है और हम उससे लाभ ले रहे हैं, और धारा 24 कह रही है आपकी बेईमानी, यानी किससे लाभ ले रहे हैं हम, बेईमानी से। तो ये धारा आपकी ऐसे याद हो सकती है, ठीक है, बेईमानी से। अब आती है आपकी 25। देखिए 25 क्या है, पच्चीस आती है कपटपूर्वक। क्या है आपकी, देखिए देखिए कपटपूर्वक, यानी कपट करके किसी चीज़ का, कपटपूर्वक जो भी, हाँ आपने सुनी होंगी आम बातें, कपटपूर्वक। तो किसके अंतर्गत आएंगी, धारा 25 के अंतर्गत आएंगी ये, धारा 25 के अंतर्गत आएगी आपकी कपटपूर्वक, धारा 25 के अंतर्गत। चलो अब चलेंगे हम धारा 26 पे, इसे रफ कर देते हैं, उतारना तो उतार लो, देखिए उतार लो चलो। चलो रफ कर दूं, देखिए देखिए धारा 26 कहती है आपकी विश्वास करने का कारण। देखिए विश्वास करने का कारण, करने करने का कारण, यानी कोई बात विश्वास करने का कारण हो। जैसे कि किसी ने कह दिया कि हम वो बात है हम वहाँ गवाही देंगे, तो उसने वादी ने क्या किया, उस पर जो प्रोसिक्यूशन होता है कि विश्वास करने का कारण कर लिया, यानी उसने विश्वास कर लिया। तो ये धारा 26 के अंतर्गत आता है। किसके, धारा 26 के अंतर्गत आता है विश्वास करने का कारण, यानी किसी बात का विश्वास करना, किसी बात का विश्वास करना। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है। क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी बात का, देखिए कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है। यह धारा 26 के अंतर्गत आता है आपका। अब आती है आपकी धारा 27। धारा 27 में क्या है, एक मिनट, देखिए धारा 27 आईपीसी की धारा 27 क्या कहती है, धारा 27 कहती है आपकी, देखिए पत्नी लिपिक
या सेवक के कब्जे में संपत्ति। देखिए, पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। प्रॉपर्टी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य है यानी कोई भी संपत्ति है, मकान हुआ, रजिस्ट्री हुई, खेत हुआ, कोई कुछ भी हुआ, कोई भी संपत्ति है, पत्नी लिपिक यानी क्लर्क या सेवक सर्वेंट कब्जे में कोई संपत्ति है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी धारा 27 के अंतर्गत। किसके? धारा 27 के अंतर्गत आएगी वो। चलिए देखिए, वीडियो मत स्किप कीजिएगा, पूरी देखिएगा। अब आती है आपकी धारा 28। धारा 28 कहती है आपकी कूटकरण। देखिए, कूटकरण कहती है आपकी धारा 28। कूटकरण क्या है? यानी किसी कोई आईडी कार्ड है, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई आईडी कार्ड है किसी भी चीज का, कोई आई कार्ड है किसी चीज का और हूबहू हमने उसकी कॉपी कर ली। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल डिट्टो वही होना चाहिए, यानी आई कार्ड है एक और उस आई कार्ड की हमने एक कॉपी कर ली, कैसी भी हो उसकी कॉपी कर ली, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? धारा 28 के अंतर्गत, यानी कूटकरण। कूटकरण के अंतर्गत आएगा ये, धारा 28 दर्शाएगी ये। ठीक है। अब आता है आपका धारा 29 दस्तावेज। देखिए 29, धारा 29 क्या कहती है आपकी? दस्तावेज के बारे में बताती है। दस्तावेज, धारा 29 दस्तावेज के बारे में बताती है ये, यानी कोई भी दस्तावेज है। दस्तावेज से मतलब होता है कोई भी रजिस्ट्री, जमीन के कागज, खेत के कागज, किसी एक्स्ट्रा कोई भी कागज हो, वो सारे धारा 29 के अंतर्गत आते हैं दस्तावेज। ठीक है। अब आती है आपकी धारा 29 का, ये आता है आपका 29 का में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आएगा ये। देखिए, धारा 29 के में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से मतलब है कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हुआ, कैलकुलेटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, फोन हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है सारे, तो धारा 29 के अंतर्गत आएंगे। धारा 29 के अंतर्गत किसके? धारा 29 के अंतर्गत आएंगे। और धारा 29 के अंतर्गत आएगा आपका दस्तावेज। दस्तावेज आता है। अब चलिए आगे देखिए, आगे आता है आपका मूल्यवान प्रतिभूति। अब आता है आपका धारा 30। देखिए, धारा 30, धारा 30 क्या कहती है आपकी? मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति
मूल्यवान प्रतिभूति। ये मूल्यवान प्रतिभूति क्या है कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द दस्तावेज का घोतक है जो कि किसी बिल पर एक विनिमय पत्र की पीठ पर उसका नाम लिख देता है। क्या है? एक विनिमय पत्र की पीठ पर उसका नाम लिख देता है जो कि उसे दिया जाना है। जैसे कि बिल हमें काट के मिलता है, वो क्या हुआ? मूल्यवान प्रतिभूति हुई। यानी मूल्यवान जो मूल्य हम अदा करते हैं फिर वो हमें प्रतिभूति जो स्लिप मिलती है वो हमारा नाम के ऊपर डाला जाता है ना, बिल जो हमें बिल मिलता है। तो ये वो हुआ क्या? एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है और फिर वो उसे मिल जाती है जिसका कि वो विधि के अनुसार उसका हकदार है। यह आएगा आपका धारा 30 के अंतर्गत। अब आती है आपकी धारा 31। धारा 31 आ जाता है बिल। देखिए बिल, धारा 31 में आता है आपका बिल। बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का घोतक है। यानी बिल शब्द किसी भी वसीयत वसीयती दस्तावेज का घोतक है। घोतक है, ठीक है। यानी कोई भी वसीयत हुई वो क्या हुआ? बिल शब्द जो होता है वो आता है आपका धारा 31 में। धारा 31 में क्या आता है? बिल जो आता है, जो जमीन का वसीयत होती है बिल, वो आता है धारा 31 में। धारा 32 में क्या आता है आपका? देखिए धारा 32 में आता है आपका कार्यलोप। कार्यलोप से तात्पर्य हुआ किसी कार्य को करने की कहा और हम उसे ना करें, जो कि विधि द्वारा दिया जाता है, ये हुआ कार्यलोप। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? धारा 32 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? धारा 32 के अंतर्गत आएगा आपका कार्यलोप। चलिए आगे देखिए, अब आता है आपका कार्यों का निर्देश करने वाला शब्दों के अंतर्गत कार्यलोप धारा 33 में है। ये 33 है आपका, ठीक है, 33 है आपका ये। देखिए इसमें 34 में कुछ नहीं है, 35 में कुछ नहीं है और 38 में भी कुछ नहीं है। अब आती है आपकी 40। तो देखिए 40 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। देखिए अवैध 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। यानी कोई व्यक्ति विधि द्वारा किसी कार्य को करने के लिए वैध है, यानी वो उसे कार्य करना ही पड़ेगा क्योंकि वो विधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये हमारी धारा दर्शाएगी 43। अब धारा 44 में है आपका क्षति। यानी कोई भी हमें क्षति होती है तो वो धारा 44 के अंतर्गत आती है। क्षति, ये धारा
44 दर्शाएगी, क्षति होती है तो कोई। चलिए इसे रफ करते हैं। अब आती है आपकी धारा 45। धारा 45 में आता है आपका जीवन। देखिए जीवन, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक है। ठीक है, जीवन शब्द जहां भी आ जाए वो मानव शब्द के जीवन का घोतक है। आगे आ जाती है आपकी धारा 46। देखिए 46 में क्या दे रखा है आपका, मृत्यु। मृत्यु शब्द मानव के जीवन का मृत्यु का घोतक है। ठीक है, आगे कर लीजिए। कुछ नहीं है इसमें, ये तो आप करा रहा हूँ ताकि पूरा हो जाए चैप्टर। 47 में आता है आपका जलयान। यानी कोई भी साधन है जो जल में चलते हैं, जलयान, हवाई जहाज, बोट, वो सारे धारा 47 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धारा 48। धारा 48 के अंतर्गत आता है आपका वर्षा या मास। धारा 49। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और ये 51 में एक और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, ये है 51 में शपथ, जो कि एफिडेविट बनता है। कौन सा? धारा 51 में आपका शपथ पत्र, जो कि एफिडेविट बनता है हमारा, वो धारा 51 के तहत आता है। शपथ पत्र जो बनता है हमारा एफिडेविट, वो धारा 51 के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी नए हैं साथी, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।